अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को रेखा पर बाहर स्थित बिंदु से डाला गया लंब और उसकी लंबाई, लंब के पाद के निर्देशांक आदि ज्ञात करना सिखाया जाएगा। साथ ही साथ बाहर बिंदु से डाले गए लंब का समीकरण भी निकालना सिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। तो यहाँ पहले प्रश्न में बिंदु 2, 3, 4 से रेखा 4 - x/2 बराबर y/6 बराबर 1 - z/3 पर डाले गए लंब का पाद तथा बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास यह कोई रेखा है और इस रेखा का ये कार्तीय रूप दिया गया है और रेखा के बाहर एक कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 2, 3, 4 हैं और इसका नाम हम P के रूप में रख लेते हैं। अब करना क्या है, इस बिंदु P से इस दी गई रेखा पर हमें लंब डालना है। तो हम देखिए P से एक लंब डालते हैं, ये आ गया और इस लंब के पाद का नाम हम Q रख देते हैं। तो निश्चित है कि यह बिंदु Q इस रेखा पर है और क्या है कि PQ जो है इस रेखा पर लंब है। अब जो ये रेखा है, यह रेखा सदिश रूप में a + λb के रूप में होती है और कार्तीय रूप में x - x1/a बराबर y - y/b बराबर z - z1/c के रूप में होती है। तो जो Q बिंदु होता है इस रेखा पर स्थित होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। लंब का पाद निकालना है अर्थात इस Q के निर्देशांक निकालने हैं और बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी निकालनी है अर्थात PQ की माप आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार बिंदु P के निर्देशांक बराबर 2, 3, 4 तथा रेखा का समीकरण। अब देखिए 4 - x/2 लिखा है ना। तो पहले तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं, बराबर y/6 बराबर 1 - z/3। अब इसको हम सही रूप में लिखते हैं या इसको क्या रूप, कौन सा रूप, मानक रूप। तो मानक रूप में क्या होना चाहिए, x - समथिंग होना चाहिए। तो इस x को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो यह गुणा अंश और हर दोनों में होगा। अगर ऊपर माइनस नीचे माइनस का गुणा करते तो माइनस माइनस कट जाएंगे। तो इतने में ही करना पड़ेगा, आगे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ माइनस का गुणा करेंगे, x - 4 बटे -2। इसी प्रकार यहाँ y - समथिंग होना चाहिए। तो y - कुछ नहीं है तो 0 लिख दो बटे 6 बराबर ये z - समथिंग होना चाहिए। तो z निगेटिव है तो फिर यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो z - 1 बटे -3। ये हमारी बन गई रेखा 1। तो इस रेखा के कार्तीय रूप को हमने क्या किया है, उसके मानक रूप में या सही रूप में लिख लिया है। अब हमने अभी क्या कहा था, ये बिंदु Q कहाँ इस रेखा पर है। तो लिखेंगे अतः आकृति के अनुसार क्या है, PQ लंब, इस रेखा का नाम अगर हम AB ले लेते हैं, AB, अतः रेखा AB पर स्थित बिंदु, कौन सा बिंदु स्थित है, Q के निर्देशांक। अब ये Q के निर्देशांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहां इसको बराबर लैम्डा मानना पड़ता है। तो देखिए जब आप x वाला सिस्टम और ये लैम्डा उठाएंगे तो इधर जाएगा तो -2 लैम्डा
और -4 का पक्षांतर करेंगे तो +4, तो 4 - 2 लेमडा हो जाएगा, कॉमा इधर हो जाएगा 6 लेमडा और -0 का कोई मतलब है नहीं, तो 6 लेमडा, या +0 लिखो तो लिख सकते हो, कॉमा ये जाएगा तो -3 लेमडा और -1 का पक्षांतर होगा तो +1, तो 1 - 3 लेमडा ये होंगे। ये हमने क्यू के निर्देशांक अभी निकाल लिए, किस हिसाब से? आकृति के अनुसार। तो ये क्यू के निर्देशांक निकल आए। तो अब देखिए इस रेखा का जो दिक् अनुपात है ये -2, 6, -3 है, क्योंकि ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। अब लिखेंगे क्या? चूंकि रेखा के दिक् अनुपात, इन दिक् अनुपातों को हम क्या कहते हैं? A1, B1 और C1, ये बराबर हो गए -2, 6 और -3, तथा अब इस जो लंब रेखा PQ है इसके दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। लंब रेखा PQ के दिक् अनुपात, तो अब देखिए भाई, अब Q के निर्देशांक ये लिखे हैं, P के निर्देशांक लिखे हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर दी गई है PQ, तो दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? भुज में भुज घटाओ, कोट में कोट घटाओ और जेड के गुणांक में जेड का गुणांक घटाओ, तो क्या हो जाएगा? 4 - 2 लेमडा से घटाना पड़ेगा इसका भुज 2, कामा 6 लेमडा माइनस घटाना पड़ेगा 3, कामा 1 - 3 लेमडा से घटाना पड़ेगा 4। तो अब इसका सरल रूप क्या हो जाएगा? 4 में 2 गया 2 - 2 लेमडा, कॉमा 6 लेमडा -3 और कॉमा 1 से घट जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो -3 लेमडा -3, ये आ गया PQ का दिक् अनुपात। और इसके दिक् अनुपात को हम A2, B2, C2 कह सकते हैं। तो अब लिखेंगे क्या? चूंकि रेखाएं PQ तथा AB परस्पर लंब हैं, तो अब इसलिए लंब होने का प्रतिबंध लगा दीजिए। लंब रेखाओं का प्रतिबंध क्या आपने सीखा? इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो -2 A2 क्या है? 2 - 2 लेमडा, प्लस B1 है 6 लेमडा -3, प्लस C1 है -3 लेमडा -3 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो -2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 लेमडा प्लस 6 × 36 लेमडा माइनस 6 × 18 माइनस माइनस 3 त्रिकोण 9 लेमडा माइनस माइनस प्लस 3 त्रिकोण 9 बराबर 0। तो 4 लेमडा 36 लेमडा हो गए 40 लेमडा और 9 लेमडा बन गए 49 लेमडा बराबर माइनस के 4 और माइनस के 18 हो गए -22, और ये 22 में से 9 घटाना है तो 13 9 22, तो -13 बचेंगे, पक्षांतर करेंगे उधर तो +13 हो जाएंगे। तो लेमडा बराबर आ गया 13/49। अब क्या लिखेंगे? अतः अब ये तुम्हारा क्या निकल आया? लेमडा निकल आया। लेमडा का मान क्यू के निर्देशांक में रख देते हैं, तो क्यू के निर्देशांक बराबर, ऊपर देखते हैं क्या है क्यू के निर्देशांक, तो 4 - 2 लेमडा, 6 लेमडा, 1 - 3 लेमडा। इसमें ही वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या निकल आ रही? लंब के पाद के, तो 4 - 2 × 13/49, 6 × 13/49, 1 - 3 × 13/49,
सरल करेंगे तो 49 इंटू 4 तो 4 9 36, 4 चौको 16 3 19 माइनस 13 दूनी 26 बटे 49 कॉमा 13 छंग 78 बटे 49 कॉमा 49 एकम 49 माइनस 13 39 बटे 49। ये वैल्यू आ गई आपकी। इसको और सरल कर देते हैं तो ये आपके आ जाते हैं 196 में 26 घटाएंगे तो 170 बटे 49 कॉमा ये 78 बटे 49 और कामा ये 10 बटे 49। तो ये क्या निकल आए, आता है बिंदु P से रेखा पर डाले गए लंब के पाद Q के निर्देशांक, ये आपका मान निकल आया। तो एक आंसर आपका प्राप्त हो गया। और क्या चाहिए था, बिंदु P से रेखा पर डाला गया लंब PQ की लंबाई भी चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अब सूत्र लगाना पड़ेगा। अभी ये निर्देशांक आए हैं Q के और P के निर्देशांक तुम्हारे पास क्या थे, 2 3 4। P के जो निर्देशांक थे 2 3 4 और Q के निर्देशांक ये ऊपर निकाल चुके हो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 170 बटे 49 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 78 बटे 49 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 बटे 49 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे तो डाले गए लंब की लंबाई निकल आएगी। तो बराबर अब क्या करना होगा, अंडर रूट 49 दूनी 98, 170 से 98 घटाओ तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेंगे 16, 16 में 9 गया 7, 72 बटे 49 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 49 दूनी 98, 78 से 98 घटाएंगे तो माइनस 20 बटे 49 का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ 49 का 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा के लिए 3 9 27, 27 में 8 चला गया, ये आ गया 9 और 27 में 8 चला गया, आ गया 19 का 9 हासिल आया 1 और 3 चौको 12, 12 1 13, 13 में 7 चला गया 6। तो ये आपके आ गया 69 माइनस का बटे 49 स्क्वायर। अब प्लस इधर 49 का 4 गुना गुणा होगा तो 4 9 36 में 0 चला गया 6, 4 चौको 16 3 19, 19 में 1 चला गया 18, 186 माइनस का बटे 49 का स्क्वायर। अब इस प्रश्न में कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, थोड़ा गंभीरता से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना है 72 का स्क्वायर। ये जब आप निकालेंगे तो 5184 आ जाएगा बटे 49 स्क्वायर। अभी 49 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे क्योंकि सब में हर बराबर है, तो 49 स्क्वायर वर्गमूल निकालते समय समाप्त हो जाएगा अपने आप। प्लस चाहो तो हर बराबर है तो ऐसे ही हम 49 स्क्वायर लिख के बटे में और सीधे सीधे ऐसे लिखे प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब आते हैं 69 का स्क्वायर आपको लिखना है तो ये आ जाएगा 4761 प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 186 का स्क्वायर। ये जब आप निकालेंगे 34,596 आएगा। तो इस प्रकार जब आपने सारे टोटल किए तो ये आपका आ जाता है अंडर रूट, जब इनको जोड़ते हैं तो ये 44,541 ये टोटल हो गया इनका।
बटे 49 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो बराबर, अब इसके गुणनखंड करने हैं तो 44,541 के गुणनखंड अगर आप करेंगे तो हम देखते हैं 4 4 8 5 13 4 17 1 18 अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 बचे, 3 अठे 24, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 चौको 12, 3 नवा 27, 3 चौको 12, 3 नवा 27। अब 7 का 7 सत्ते 49, 0 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, 0 7 एकम 7। तो इस प्रकार ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो 3 3 के जोड़े से 3 बाहर निकल आएगा, 7 7 के जोड़े से 7, तो 7 त्रिक 21 बाहर निकल आया। अंडर रूट के अंदर बचा 101 बटे 49। अब 7 त्रिक 21 और 7 सत्ते 49 कट गया, तो 3 अंडर रूट 101 बटे 49, ये आपकी आ गई लंबाई। ये क्या निकल आया? लंब पी क्यू बराबर। तो लंब पी क्यू की वैल्यू 3 अंडर रूट 101 बटे 49, सॉरी 7, 49 का है, ये कट चुका है ना, बटे 7 आ गया। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक वैल्यू ये आपको ज्ञात करनी थी और एक वैल्यू ये आपको ज्ञात करनी थी। ये दोनों वैल्यूज जो है आपकी निकल आई हैं। चलते हैं, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिंदु आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप से रेखा इतने पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए। तो अब मान लीजिए ये बिंदु, इसको हम P मान लेते हैं और रेखा वही AB हो गई है। तो अब दूसरा प्रश्न है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदु P की स्थिति है या उसके स्थिति सदिश, बिंदु P की स्थित सदिश के रूप में दिया गया ना, तो चाहे लिख लो P का स्थित सदिश। पोजीशन वेक्टर आप P हो गया, I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप तथा रेखा वेक्टर R बराबर j कैप प्लस 2k कैप प्लस t ऑफ I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, तो ये हो गई रेखा, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अतः रेखा पर स्थित बिंदु Q का स्थित सदिश, भाई पोजीशन चाहिए, जैसे वहां हमने उसकी पोजीशन निकाली थी, ऐसे इस रेखा पर बिंदु Q का पोजीशन निकालेंगे। तो यहाँ बिंदु Q का पोजीशन क्या है, जैसे मान लो हम फिगर में दिखा रहे हैं, ये आपकी एक सदिश है और ये बिंदु P है। P से ये Q लंब डालेंगे आप, तो Q का पोजीशन Q कहाँ है, इस रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। तो इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु है तो उसका सदिश जो होगा ये वेक्टर B के अनुगत होगा। तथा ये रेखा एक बिंदु A से होकर जा रही है, क्योंकि रेखा का रूप क्या होता है, वेक्टर A प्लस T वेक्टर B। तो ये तो B की दिशा हो गई और इस बिंदु से जा रही है, तो ये पूरी जो रेखा का सदिश है वो इस सदिश के रूप में है। तो रेखा पर स्थित बिंदु का जो Q है उसका स्थित सदिश लिखना है, तो इसको ही आप पूरा का पूरा लिख लेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर I कैप किस रूप में है, टी आई कैप, यहाँ तो है नहीं तो हमने लिख दिया टी आई कैप प्लस ये 1j और यहाँ t से ब्रैकेट खोलेंगे 2t, तो 1 प्लस 2t, ये j कैप हो गया, प्लस यहाँ 2k कैप, यहाँ 3 और t से जोड़ेंगे तो 3t हो जाएगा, तो 2 प्लस 3t k कैप हो जाएगा। तो ये इसकी पोजीशन आ गई और ये बिंदु P की पोजीशन है। तो अब देखिए PQ है क्या वास्तव में, इस सदिश पर
लंब है, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे, तो वेक्टर पी क्यू बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। हमको क्या निकालना है, ये पी क्यू सदिश निकालना है। भाई सदिश के रूप में जब काम चल रहा है तो सदिश ही जरूरत है। तो अब आते हैं, क्यू का पोजीशन क्या है, ये टी आई कैप प्लस 1 प्लस 2t जे कैप प्लस 2 प्लस 3t के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। माइनस क्यों, क्योंकि इस माइनस से इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो बराबर, अब ये 1t है और ये माइनस का 1 है, तो दोनों एक जगह इकट्ठा करेंगे तो t माइनस 1 आई कैप हो गया। 1 प्लस 2t में 6 घटा दोगे तो 1 में 6 घट जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, प्लस 2t माइनस 5 जे कैप हो जाएगा। 2 प्लस 3t में 3 घटाना है तो 2 से 3 घटाएंगे माइनस 1 आ जाएगा, तो प्लस 3t माइनस 1 के कैप आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वेक्टर पी क्यू निकल आया। अब देखिए, ये जो वेक्टर पी क्यू है और जो ये रेखा है, दोनों परस्पर लंब हैं, क्योंकि पी क्यू तथा रेखा परस्पर लंब हैं। तो इसलिए वेक्टर पी क्यू और डॉट, इसका जो है दिशा क्या है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सदिश की दिशा है ना, तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना है, 90। परस्पर लंब होने के कारण इनका बिंदु गुणन 0 होता है। तो वेक्टर पी क्यू टी माइनस 1 आई कैप प्लस 2t माइनस 5 जे कैप प्लस 3t माइनस 1 के कैप, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, डॉट वेक्टर बी हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये वेक्टर बी हमने कहाँ से निकाला, ए प्लस टी वेक्टर बी से, तो बराबर 0। बिंदु गुणन में क्या होता है, गुणांकों का गुणा, तो t माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2t माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3t माइनस 1 इंटू 3 बराबर 0। तो यह आ गया t माइनस 1 प्लस 2 दूनी 4t माइनस 10 प्लस 3 त्रिकोण 9t माइनस 3 बराबर 0। तो 9 4 13 1 14t बराबर माइनस 1 माइनस 10 और माइनस 3, तो माइनस 10 3 13 1 14, माइनस 14 उधर चला गया प्लस 14, 14 14 कट जाएंगे तो t बराबर 1 आ गया। अब जब t बराबर 1 आ गया तो आता है, अब वेक्टर पी क्यू बराबर हम निकाल सकते हैं। तो वेक्टर पी क्यू क्या था तुम्हारे पास, t माइनस 1 आई कैप प्लस 2t माइनस 5 जे कैप प्लस 3t माइनस 1 के कैप। तो t की वैल्यू 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5 जे कैप प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 के कैप, तो बराबर 0 आई कैप, और यहाँ 2 एकम 2 में 5 चला गया तो माइनस 3 जे कैप, 3 एकम 3 में 1 चला गया तो प्लस 2 के कैप। तो सही ढंग से लिखेंगे इसको तो माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये पी क्यू सदिश आ गया, अर्थात रेखा पर लंब सदिश। अब लंब की लंबाई निकालनी है, तो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4, तो ये बराबर आ गया अंडर रूट 13।
मात्रक। ये क्या निकल आया? लंब की लंबाई तुम्हारी निकल आई। अंडर रूट भी लगाइए। साथ ही में आपको यहाँ पर ये Q का स्थित सदिश भी निकालना था, है ना। रेखा पर स्थित बिंदु Q का स्थित सदिश ये भी ज्ञात करना था, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये भी वैल्यू निकाल देते हैं। क्या लिखेंगे? रेखा पर स्थित बिंदु Q का स्थिति सदिश तो बराबर क्या है? टी आई कैप प्लस 1 प्लस 2t जे कैप प्लस 2 प्लस 3t के कैप। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। टी क्या है? 1, तो ये 1 आई कैप, 1 यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 जे कैप, और यहाँ रखेंगे तो 3 2 5 के कैप। तो इस प्रकार ये Q का पोजीशन वेक्टर भी निकल आया। तो इस प्रकार हम सदिश रूप में भी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक या सदिश निकाल सकते हैं, साथ ही लंब भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीकों से विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। अब आपको जो मेथड सरल आए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि ये रेखा आपको सदिश के रूप में दी थी, अगर कार्तीय वाला विधि आपको सरल लगा तो रेखा को कार्तीय में कन्वर्ट कर लो और हल निकाल दो। आखिरी में फिर जो हल आ जाए उसको सदिश में कन्वर्ट कर दो। या अगर कार्तीय रूप दिया जाए, आपको सदिश वाला विधि अच्छे से समझ में आया है, तो आप कार्तीय को सदिश में बदल के हल कर लो और फिर उत्तर को कार्तीय के रूप में लिख दो। अभी यही बिंदु Q के निर्देशांक लिखना होता तो हम लिखते 1 3 5 लिख देते, हो जाता। तो दोनों को एक दूसरे के रूप में परिवर्तित करके भी आप हल कर सकते हैं। तो हालांकि सभी प्रश्नों की आप दोनों विधियां सीखें, कार्तीय विधि भी और सदिश विधि भी, लेकिन अगर दोनों नहीं तैयार हो पाते हैं तो कम से कम एक विधि अवश्य सीखें। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। बिंदु 3 -1 11 का रेखा x/2 बराबर y-2 बटे -3 बराबर z-3/4 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न है। मान लेते हैं यह एक रेखा है और यह बिंदु P है, तो इस रेखा में इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब ज्ञात करने का क्या होता है सिस्टम कि P से इस रेखा पर लंब डालेंगे, ये लंब पड़ गया, इस लंब वाले बिंदु का नाम Q रखा। अब जितना ये PQ है उतना ही Q से दूरी पर ये हमको यहाँ मिल जाएगा P डैश। तो यहाँ पर जो ये रेखा है एक दर्पण का कार्य करेगी। जैसे समतल दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं तो हम जितना दर्पण से दूर रहते हैं हमारा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है। तो प्रतिबिंब में चूंकि दर्पण के पीछे की रेखाओं को डैश डैश करके खींचा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न में आपको क्या चाहिए? इस P डैश के निर्देशांक चाहिए। प्रतिबिंब ज्ञात करने का मतलब इस P डैश के निर्देशांक आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपको निकाल के देने हैं। और इस P के निर्देशांक दिए गए हैं 3 -1 और 11, और ये जो रेखा है ये रेखा आपकी इस रूप में दी गई है। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्नानुसार रेखा के बाहर स्थित बिंदु P के निर्देशांक बराबर 3 -1 11 तथा रेखा का समीकरण x/2 बराबर y-2 बाई -3 बराबर z-3/4। अब अगर इसको आप लेम्डा मान लें, अतः रेखा पर
स्थित बिंदु Q बराबर रेखा पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक बराबर, यहाँ पे लेमडा ले लिया है तो x बटे 2 बराबर लेमडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 2 का पक्षांतर होगा तो 2 लेमडा हो जाएगा, कॉमा इसी प्रकार ये -3 का पक्षांतर करोगे y का मान निकालने के लिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 लेमडा, और -2 का पक्षांतर करोगे तो +2 हो जाएगा, कामा z की वैल्यू के लिए पहले 4 का पक्षांतर करोगे तो 4 लेमडा, -3 उधर जाएगा तो +3, तो ये आपके Q के निर्देशांक हो जाएंगे। तो अब रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो रेखा कार्तीय रूप में है ही है, तो जो दिक् अनुपात होते हैं उनको हम कहते क्या है, A1 B1 C1। तो ये बराबर क्या हो जाएंगे, 2 -3 और 4, तथा अब देखो इस पर लंब क्या है, PQ है, तो PQ के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। PQ के दिक् अनुपात बराबर, तो अब PQ के जो दिक् अनुपात होंगे तो ये P की पोजीशन, ये Q की पोजीशन या निर्देशांक, तो Q से P के निर्देशांक घटा दो तो 2 लेमडा से 3 घट जाएगा, कॉमा -3 लेमडा से +2 से -1 घटेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, +1, कॉमा 4 लेमडा +3 से घटेगा क्या, ये 11। तो इसलिए ये जो PQ के दिक् अनुपात होंगे इन्हें क्या कहा जाएगा, A2 B2 C2 बराबर 2 लेमडा -3, 2 1 3 हो गए तो -3 लेमडा +3, ये 4 लेमडा -8 आ जाएंगे। तो ये इसके दिक् अनुपात आ गए। अब आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं क्या कि PQ और रेखा परस्पर लंब है, तो लिखेंगे लंब वाला प्रतिबंध लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि PQ तथा दी गई रेखा परस्पर लंब है, अतः प्रतिबंध के अनुसार सूत्र बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 हमारे पास क्या है, 2, A2 2 लेमडा -3, तो 2 ऑफ 2 लेमडा -3 प्लस -3 ऑफ -3 लेमडा +3 प्लस 4 ऑफ 4 लेमडा -8 बराबर 0। और आगे चलते हैं तो ये 4 लेमडा -6 माइनस माइनस प्लस 9 लेमडा और -3 त्रिको 9 प्लस 4 चौको 16 लेमडा -4 अट्ठे 32 बराबर 0। तो 4 लेमडा 9 लेमडा 13 लेमडा और 16 लेमडा ये बन गए 29 लेमडा बराबर -6 -9 -15 और -32 -47 उधर चले गए 47। तो लेमडा बराबर आ गया 47/29। तो ये लेमडा की वैल्यू आ गई। अब ये लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे। तो अब लिखेंगे अतः क्यू के निर्देशांक बराबर 2 लेमडा -3 लेमडा +2 4 लेमडा +3। चलिए लेमडा की वैल्यू रखते हैं। तो 2 × 47/29
कामा -3 इंटू 47/29 प्लस 2 4 इंटू 47/29 प्लस 3। अब इसको सरल करना है ध्यान से। तो बराबर 2 सते 14, 2 चौको 8, 1 9/29। फिर इधर 3 सते 21, 3 दूनी 3 चौको 12, 2 14 माइनस के प्लस ये 29 का 2 में गुणा हो जाएगा 58/29 कामा 4 सते 28, 4 चौको 16, 2 18 और इधर 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 2 8/29। तो बराबर 94/29 और ये उल्टा घटेंगे यहाँ पर तो माइनस के अब 11 में 8 गए 3 और 13 में 5 गए 8/29। ये 8 7 15, 8 8 16, 1 17, 275/29 ये निकल आए क्यू के निर्देशांक। अब आगे की स्थिति क्या थी, जैसा कि फिगर में हमने देखा था, इस प्रकार रेखा थी, यहाँ बिंदु P था, ये बिंदु Q है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब P डैश है। ये PQ लंब था और इसके बाद डैश डैश करके हमको P का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो अगर इस P डैश के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, z और इस P के निर्देशांक आपको दिए गए थे 2, -3, अरे ये तो दिक् अनुपात है 3, -1, 11 ये दिए गए थे बिंदु P आपको और Q के निर्देशांक ये हम निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब निकालना है। तो माना कि रेखा में बिंदु P 3, -1, 11 का प्रतिबिंब, इसका नाम हमने P डैश रखा, के निर्देशांक इनको मान लिया गया x, y, z, यहां भी k लिखो तब भाषा सही बनेगी। माना कि रेखा में बिंदु P के प्रतिबिंब P डैश के निर्देशांक इतने हैं। तो इसलिए अब देखिए होगा क्या, ये Q का निर्देशांक आया है तो Q क्या हो जाएगा, PP डैश का मध्य बिंदु होगा। Q PP डैश का मध्य बिंदु होगा। इसलिए PP डैश के मध्य बिंदु के निर्देशांक का अब सूत्र लगाना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, x + 3/2, y - 1/2, z + 11/2 ये हो जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो अब PP का मध्य बिंदु है क्या, Q है और Q के निर्देशांक हम ऊपर ये निकाल चुके हैं। इसलिए यहाँ पे चाहो तो लिख दो Q के निर्देशांक, तो यही वैल्यू रख दो 94/29, -83/29, 275/29 बराबर x + 3/2, y - 1/2, z + 11/2। अब तुलना करने पर 3 समीकरण हमारी बन जाएंगी। तुलना करने पर पहली क्या बन जाएगी, x + 3/2 बराबर 94/29, y - 1/2 बराबर -83/29, z + 11/2 बराबर 275/29। अब इनको ही सरल कर लेना है तो तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 29x + 3 9 27, 3 दूनी
6 2 8 बराबर 2 चौको 8, 2 9 18। इसी प्रकार 29y माइनस 29 बराबर माइनस 2 3 6 और 2 8 16, कॉमा 29z प्लस 11 9 99, 11 दूनी 22 9 31 बराबर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4 1 5। तो अब इसी से वैल्यू निकालनी है। तो 29x बराबर 188 माइनस 87, कामा 29y बराबर माइनस 166 प्लस 29, कामा 29z बराबर 550 माइनस 319। तो 29x बराबर ये आ गया 8 में 7 गया 1, 8 में 8 गया 0, 101। 29y बराबर आ गया 16 में 9 गया 7, यहाँ 5 में 2 गया 3 माइनस 137। 29z बराबर आ गया, यहाँ पे 10 में 9 गया 1, 4 में 1 गया 3, 5 में 3 गया 2। तो x बराबर 101 बटे 29, y बराबर माइनस 137 बटे 29 और z बराबर 231 बटे 29। तो अतः बिंदु P क्या था तुम्हारा 3 कामा माइनस 1 कामा 11 का रेखा क्या दी गई थी x/2 बराबर y माइनस 2 माइनस 3 बराबर z माइनस 3/4 में प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या है P डैश के निर्देशांक बराबर 101 बटा 29 कामा माइनस 137 बटा 29 कामा 231 बटा 29, ये आपका निकल आया। तो इस प्रकार यह आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप इसे एक से अधिक बार लगाएं ताकि आपको अच्छे से अवश्य तैयार हो जाए। अब इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद अगले नियमों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।